नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स एंड बायोलॉजी के सुपरस्टार्स। स्वागत है आपका नीट बायो स्पार्क में, जहां हम नीट बायोलॉजी को इजी और एक्साइटिंग बनाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के एक ऑसम टॉपिक से, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये टॉपिक है। टॉपिक नंबर 10 पेज नंबर 105 से लेकर 107 के बीच में दिया हुआ है। अगर आप नीट के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बायोलॉजी का स्कोर आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। इसलिए नीट बायो स्पार्क में हम एनसीईआरटी के टफ लाइंस को सिंपल से स्टोरीज में तोड़ते हैं। नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई की बात होगी। हैंड रिटन एक्सप्लेनेशंस होंगे, क्विक टिप्स आपको दिए जाएंगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो प्योरली नीट स्टाइल के होंगे, जिससे आप और ज़्यादा शार्प बन जाओगे। अगर आपने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे कि आप इस टॉपिक से कितना स्ट्रगल कर रहे हो। इनफैक्ट आपका टीचर हर बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक उतना क्लियर नहीं होता है। इस वीडियो के एंड तक बने रहो। आई एम डैम श्योर कि जैसे ही आप ये टॉपिक देखना बंद करोगे, एंड में जाके आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, मेरे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। नाउ आई एम मास्टर इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो या लास्ट मिनट आपका ये स्प्रिंट है, तो ये वीडियो देख लो, एंड तक समझ में आ जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके लिए इतना जेनेटिक सुपर पावर क्यों है। इंडिविजुअल हो या पूरी पॉपुलेशन हो, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो, सबको बड़ी आसानी से हम डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू समझ सकते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, आप सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, बेल आइकन्स को प्रेस करो ताकि कोई भी स्पार्क आपसे मिस ना हो। तो चलो आऊँगा तो बड़ी आसानी से ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए की डिस्कवरी हम जानते हैं कि 1869 में फ्रेडरिक मिसर नाम के साइंटिस्ट ने डीएनए को डिस्कवर किया था। एंड ही coined term न्यूक्लिन बिकॉज कि दिस डीएनए वाज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। और उन्होंने बोला कि ये एक फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस है, लेकिन वो इसका कोई भी स्ट्रक्चर हमें बता नहीं पाए। रीजन इज दैट एनसीईआरटी हमारी क्लियरली लिखती है कि बिकॉज ऑफ द टेक्निकल लिमिटेशंस वी वर अनेबल टू आइसोलेट सच इंटैक्ट डीएनए पॉलीमर फ्रॉम द न्यूक्लियस। It took hundreds of the years for the scientists to develop proper structure of DNA। 1953 में जाके डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर आया है। 1869 में इसकी डिस्कवरी होती है एंड 1953 में जाके इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर के पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स वॉज नॉट क्लियर। अब यहाँ पर वर्ड नेचर का मतलब क्या है? यहाँ पर वर्ड नेचर का मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता था, जिसके बारे में मेंडल बात कर रहे थे, एंड उसका बायोकेमिकल नेचर भी हमें नहीं पता था। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहो। एंड में जाके आपको ये समझ में आएगा कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है और क्यों वायरसेस के मोस्ट ऑफ द वायरसेस में भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने के बाद आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक ह्यूमन सेल की हम बात करें, एक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में। एंड ऑफ कोर्स ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 46 डिफरेंट डीएनए। दैट इज कि वन क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए से बना होगा। अ सिंगल क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए, एंड जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उतना ही डिफरेंट डीएनए होगा। हमारे टॉपिक की शुरुआत में एनसीईआरटी ने हमें बोला है कि इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने ये पाया
कि 99.9% बेस सीक्वेंसेस आर सेम अमंग ऑल ह्यूमंस। सभी ह्यूमंस में अगर हम देखें तो 99.9% बेस सीक्वेंसेस बिल्कुल ही सिमिलर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1% का डिफरेंस होगा, और अगर यहाँ पर ये 0.1% का डिफरेंस आता है तो ये कितना बड़ा डिफरेंस होगा। एनसीईआरटी ने खुद ही हमें डेटा दिया हुआ है कि दिस डिफरेंस विल बी 3 मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स। ये जो डिफरेंस होगा वो 3.0 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स का होगा। दिस इज कॉल्ड एज 3 मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स। नाउ अब हमें एनसीईआरटी यहाँ पे बता रही है कि इट इज दीज डिफरेंसेस व्हिच मेक्स एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइपिक अपीयरेंस। अब इस डिफरेंसेस की वजह से नाउ हमारा जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस होगा, अगर हम अपने फिनोटाइपिक अपीयरेंस की बात करें तो ये हमारा जो फिनोटाइपिक अपीयरेंस होगा ये बिल्कुल भी डिफरेंट होगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ दिस 0.1% डिफरेंस। और यहीं से रोल प्ले होता है कि इफ समवन वांट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, लाइक मैंने यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स ले लिए, इंडिविजुअल ए एंड बी, एंड आई वांट टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन बोथ। मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, और कौन सा डिफरेंस मुझे आइडेंटिफाई करना है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डिफरेंस। मैं इन दोनों के बीच में एक जेनेटिक डिफरेंस आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर मैं इस जेनेटिक डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करूं, दैट इज कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जैसी सीक्वेंसिंग हो, तो यू नो कि इट्स अ वेरी डॉन्टिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक तो ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो ये डॉन्टिंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा एंड हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर बार ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसिंग करें। यहीं पर रोल प्ले करता है हमारा अब एक सुपर हीरो आ जाता है, जिसको हम बोलेंगे कि ये जो 3 मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स थे और इनके बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा रोल प्ले करता है, और इन 0.1% डिफरेंसेस ऑफ डीएनए को फॉलो करके हम यहाँ पे डेवलप करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमने यहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझना है उसके लिए हम पूरे ह्यूमन जीनोम को फोकस नहीं करेंगे, बल्कि एक छोटे से हिस्से को फोकस करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसको हम बोलेंगे कि ये एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है यही इतना बड़ा रोल प्ले करता है, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पर आप देखोगे कि देयर आर मेनी सीक्वेंस रिपीट्स। अब यहाँ पर कई सारे सीक्वेंस का रिपीट्स पाया जाता है, और इस वजह से ही इसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। मतलब इसमें भी पूरा का पूरा 3 मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हम एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए पे फोकस करना है, जहाँ पे कई सारे सीक्वेंस, डीएनए के जो बेस सीक्वेंस हैं वो रिपीट होते हैं, और इसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। दिस इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। नाउ अब हम इस रिपीटेटिव डीएनए को अलग से कैसे समझें, कैसे हम इनको अलग कर पाएं, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टॉपिक को हम बोलेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या है? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे आपने इसको पढ़ा था कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है।
तो यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहा है हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। और अब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन से करेंगे क्या, हमने क्या किया कि होल डीएनए को ले लिया फॉर द पर्पज, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा डीएनए ले लिया, होल डीएनए हम यहाँ पे लेंगे और एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से हम उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद अगर हम इसको रिपीटेटिव डीएनए के राज को समझना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक होल जीनोम ले लिया हमारा, एंड दिस होल जीनोम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा डीएनए ले लेंगे। हमने पूरा होल जीनोम ले लिया, दिस इज होल जीनोम, और हमने इसको एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट किया। डाइजेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे यूज करते हैं सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। हमने यहाँ पे यूज कर लिया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। जब हम डेंसिटी के बेसिस पे डीएनए को अलग करते हैं तो हमें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर दो मेन चीजें मिलेंगी। जो बल्क ऑफ द जीनोम होगा वो हमें बॉटम पे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट। तो जो चीज सेंट्रीफिकेशन के बाद टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे मिलेगी उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट, और ये बनाता है हमारा बल्क ऑफ जीनोम। इसने बना दिया हमारा बल्क ऑफ जीनोम। नाउ इसके अलावा कई सारे पीक्स हमें मिलेंगे, पीक नहीं बल्कि पीक्स मिलेंगे, मोर देन 1 बैंड्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये जो बैंड्स होंगे ये हमें मिलेंगे एज अ सुपरनेटेंट। ये जो बैंड्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे एज अ सुपरनेटेंट, और इनको हम नाम देते हैं सैटेलाइट। ये वर्ड सैटेलाइट आया कहाँ से है इसको भी आप समझ लो। सिंस हमारे अर्थ के मास के आगे हमारे मून का जो मास है वो छोटा सा मास है, एंड हमारे अर्थ और मून के बीच में कोई विजिबल फिजिकल कनेक्शन नहीं है, एंड दैट इज वाई हम अपने मून को सैटेलाइट नाम देते हैं, एंड दिस इज द टेक्निकल वर्ड जो यहाँ पे यूज किया है। सिंस बल्क ऑफ द जीनोम के आगे मेनी छोटे छोटे पीक्स दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सैटेलाइट डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। तो अभी हमने देखा कि 99.9% ह्यूमन जीनोम जो कि सेम है सभी इंडिविजुअल्स में, वो हमारा टारगेट ऑफ स्टडी नहीं है, बल्कि 0.1% का जो डिफरेंस है, 3 मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट ऑफ स्टडी है। लेकिन पूरा का पूरा वो भी हमारा टारगेट ऑफ स्टडी नहीं है, उसमें कुछ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस हैं जिसको हमने रिपीटेटिव बेस सीक्वेंसेस का नाम दिया है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट रिपीटेटिव डीएनए, और ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है यही बल्क ऑफ द जीनोम से एज अ सेपरेट पीक्स अलग हुआ है, तो यही रिपीटेटिव डीएनए हमारा सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा। अब तक हमने सैटेलाइट डीएनए को फोकस किया और हम उसके बारे में जान गए। अब हम आगे ये जानेंगे कि हमारा जो सैटेलाइट डीएनए है वो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस कैसे बनेगा और जेनेटिक मैपिंग का कैसे बेस बनेगा। नॉट अ सैटेलाइट डीएनए बल्कि रिपीटेटिव डीएनए हमें दो चीजों में हेल्प करेगा, और ये हमारा पीवाईक्यू भी है कि एक तो ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट बनेगा और दूसरा ये बनेगा हमारी जेनेटिक मैपिंग का पार्ट। दूसरा ये बन जाएगा हमारी जेनेटिक मैपिंग का पार्ट। हमने इसको सैटेलाइट डीएनए नाम क्यों दिया वो आपने समझा। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप एनसीईआरटी का डेटा यहाँ पर अप्लाई करो तो एनसीईआरटी कहती है कि बेस्ड ऑन, हम अपनी एनसीईआरटी लेकर आते हैं और एनसीईआरटी के उस इम्पोर्टेंट डेटा की बात करते हैं। नंबर 1 कि इट इज बेस्ड ऑन AT रिच और GC रिच सीक्वेंसेस, या तो AT रिच
और नहीं तो GC रिच सीक्वेंसेस होंगे। नंबर सेकंड, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, या तो हम नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स की बात करेंगे, और नहीं तो तीसरा पॉइंट हमारे सामने ये है कि नंबर ऑफ या लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स। अब तीसरा जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स है उसकी बेसिस पे हम सैटेलाइट डीएनए को कई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज, जो सैटेलाइट डीएनए हमने अलग किया था, अगर हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्राइटेरिया है कि या तो ये एटी रिच होगा, नहीं तो जीसी रिच होगा। और अगर एटी रिच या जीसी रिच डीएनए को आप सेंट्रीफ्यूज करके अलग करना चाहोगे तो भी ये दोनों एक बैंड नहीं बनाएंगे, बल्कि ये दोनों डिफरेंट बैंड्स बनाएंगे। जो एटी रिच होगा वो सबसे हल्का होगा, सबसे ऊपर जाएगा, और उसके नीचे आएगा जीसी रिच। तो जीसी रिच डीएनए बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भारी हो जाएगा, एंड एटी रिच डीएनए बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हल्का हो जाएगा। तो भी अलग अलग पीक्स बनेंगे। आप अपने एनसीईआरटी ओपन करो, वहां पर पीक वर्ड नहीं यूज किया है, पीक्स वर्ड यूज किया हुआ है। नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, जिसके बारे में आप जानोगे आगे, हम वीएनटीआर की बात कर रहे होंगे। या फिर लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट्स, आप आगे जानोगे कि व्हाट इज RFLP। इसके बिना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का समझना पॉसिबल ही नहीं है। और RFLP को हमारी एनसीईआरटी ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही बता दिया है। अगर आप एनसीईआरटी लेकर बैठे हो तो अभी वीडियो को पॉज करो और एनसीईआरटी में ये वर्ड ढूंढ के निकालो कि कहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एंड अगर आप एनसीईआरटी लेकर नहीं भी बैठे हो तो भी आप वीडियो को पॉज करो और एनसीईआरटी एक बार ओपन करो और आप मैच करो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक किस तरह से एनसीईआरटी के साथ सिंक होके चल रहा है। बेस्ड ऑन दिस हमने क्या किया कि अपने सैटेलाइट डीएनए को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है इसको हम यहाँ पे कई ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बट दो ग्रुप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। माइक्रो सैटेलाइट, एक माइक्रो सैटेलाइट होगा एंड दूसरा हो जाएगा मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एज वेल एज मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट की जो साइज है वो हमें एनसीईआरटी ने बता दिया है 0.1 से लेकर 20 किलो बेस पेयर्स तक इसकी साइज होती है। एंड दिस मिनी सैटेलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज VNTR। इसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। So this VNTR stands for variable number of tandem repeats। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। लेट्स रिकैप। 99.9% human genome based sequences are same among all the individuals of population। 0.1% डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है वो 3 मिलियंस का है, 3 मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स का है। अगर हम दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस पता करना चाहें, जो जेनेटिक डिफरेंस है, तो हमें बार बार ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करने की जरूरत नहीं है। ये एक डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस है। हम इन 0.1% जेनेटिक डिफरेंसेस को फोकस करेंगे और उसमें भी जिस चीज को हम फोकस कर रहे होंगे वो होगा हमारा रिपीटेटिव डीएनए। वो होगा हमारा रिपीटेटिव डीएनए, और इसी रिपीटेटिव डीएनए को हम अपना बेस बनाएंगे, बेस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहाँ पर हमने अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने रिपीटेटिव डीएनए को बल्क ऑफ द जीनोमिक डीएनए से अलग करके देखा और हमें पता ये चला कि ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये अलग अलग पीक्स बनाता है, इसलिए हमने इसको नाम सैटेलाइट डीएनए रखा हुआ है।
Now this repetitive DNA usually do not codes for any protein. अब अगला डेटा जो हमारी एनसीईआरटी हमें बता रही है कि यूजुअली इट डज नॉट कोड्स फॉर एनी प्रोटीन, और इस वजह से ही ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कि ये जो हमारा डीएनए है ये नॉन कोडिंग रीजन में पाया जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस इन द नॉन कोडिंग रीजन इट इज नॉट गोइंग टू इम्पेयर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पेयर ऑर्गेनिज्म के ये रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इम्पेयर नहीं करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू इम्पेयर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को ये इम्पेयर नहीं करेगा बिकॉज ये नॉन कोडिंग रीजन में पाया जा रहा है, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो ये हमने जान लिया कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्यों बना रहा है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात यहाँ पे आती है कि अब हम ये जानेंगे व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज. ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, ये मैंने ले लिया रिपीटेटिव डीएनए. दिस रिपीटेटिव डीएनए है यूनिकनेस. इसमें यूनिक बात क्या है कि इट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. नॉट ओनली इंडिविजुअल, अगर मैं यहाँ पर क्रोमोसोम की बात करता हूँ तो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम ये यूनिक है क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ रिपीट होगा वो वैरी करेगा, एंड दैट इज वाई हम इसको बोलेंगे कि ये एक अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है. मतलब एक ही इंडिविजुअल के अलग अलग क्रोमोसोम्स में नंबर ऑफ रिपीट्स के बेसिस पे ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. अब इस पॉलीमॉर्फिज्म का बेस क्या है, कहाँ से ये पॉलीमॉर्फिज्म आता है. सिंस हमने ये देखा कि ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, ये रिपीटेटिव डीएनए का जो मेन कॉज है, दिस कॉज इज म्यूटेशन. ये म्यूटेशन से आता है, एंड इट मीन्स कि म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. पर्सन टू पर्सन, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वैरी करता है. अब यहाँ पर हमें एनसीईआरटी कहती है कि ये जो म्यूटेशन है ये दो तरह का होता है. एक होता है सोमैटिक सेल का म्यूटेशन जो पूरी बॉडी बनाता है, और दूसरा म्यूटेशन जो होगा वो जर्म सेल का म्यूटेशन होगा. तो दूसरा जो म्यूटेशन होगा वो किसका हो गया, जर्म सेल का म्यूटेशन हो गया. एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर जर्म सेल का म्यूटेशन ऑर्गेनिजम्स की इस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, इफ इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑफस्प्रिंग, अगर वो उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इट इज इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. अब यहाँ पे बड़ी आसानी से ये पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को असर नहीं कर रहा है. यहाँ पे मैं दो चीजें बता दूं कि आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 105 पे असर्शन एंड रीजन बनने के लिए दो यहाँ पे लाइन है जहाँ से असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं. नंबर 1 कि सिंस डीएनए फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, अगर मैं एक ही इंडिविजुअल के डीएनए की बात करता हूँ और उसके बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से ले लिया जाए ये डीएनए, तो उसके बॉडी के हमने ले लिया डिफरेंट टिश्यू से. अब ये जो डिफरेंट टिश्यू है एनसीईआरटी ने बोला है कि स्किन हो सकती है, ब्लड हो सकता है, उसके बॉडी का ब्लड, उसके बॉडी से सलाइवा जो रिलीज हो रही है वो हो सकती है, या उसकी स्किन हो सकती है, या उसकी बोन हो सकती है, या फिर उसके हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं. सिंस डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम इंडिविजुअल शो सेम लेवल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म.
तो यहाँ पे सेम लेवल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की बात किया है कि एक ही इंडिविजुअल के बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से रिलीज होने वाला जो डीएनए होगा वो सेम लेवल का डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ वेरी यूजफुल टेक्निक्स इन द फॉरेंसिक साइंस। इस वजह से हम इसको फॉरेंसिक साइंस में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका एक असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम इसको फॉरेंसिक साइंस में यूज कर सकते हैं। तो बड़ी इजीली एनसीईआरटी की इस लाइन से आपको बनेगा क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इफ जर्म सेल्स का म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को असर नहीं कर रहा है तो इट इज इनहेरिटेबल। ये जो डीएनए की पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या हो गई, ये इनहेरिटेबल हो गई, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ पैटर्निटी डिस्प्यूट। हम यहाँ पर पैटर्निटी टेस्टिंग में इसको यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट अगर पैटर्निटी को लेकर आता है तो हम उसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहेरिटेबल है। तो दो चीजें हमने जान लिया। अब हमने यहाँ पे ये जाना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम कैसे करता है वो हम समझेंगे। फिलहाल हमारा जो यहाँ पे मेन स्टेप है वो ये है कि ये हो गया हमारा डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज डीएनए polymorphism, and this DNA polymorphism is arises due to mutation। ये म्यूटेशन से क्रिएट होता है, and if this mutation is not going to impair, not going to give any effect or impact on the reproductive potential of organism, so it can easily transfer to other members of population। ये ट्रांसफर होगा बड़ी आसानी से टू अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, और इस तरह से ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रहा है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को एनसीईआरटी हमें कैसे समझाती है। व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। हम यहाँ पर डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे समझेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि आप ले लो कोई भी एक अलील ले लो और इस अलील का कोई भी एक बेस सीक्वेंस के वेरिएशन को देखो। अगर उसके बेस सीक्वेंस की वेरिएशन की वजह से ये अलील अपने ही लोकस पे विद इन द पॉपुलेशन, ये एक जीन के एक से ज्यादा अलील्स होते हैं। तो इफ वन जीन हैव मोर देन वन अलील्स, तो ये अलील सेम लोकस पे पाए जाने की जो इनकी फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाए। कितने से? 0.01 से, दैट इज ये ज्यादा हो जाए मोर देन 1%, तो इसको हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज कि अगर एक एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो म्यूटेशन से क्रिएट हुआ है अपने ही जीन के लोकस पे, सेम लोकस पे मोर देन 1 अलील्स के पाए जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन 1% हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को समझाया। उसके बाद एनसीईआरटी हमें बता रही कि इन सिंपल टर्म्स ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है ये है क्या। तो ये हो गया हमारा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, और इसने जन्म कहाँ से लिया है, बर्थ कहाँ से लिया है, तो इसका रीजन है म्यूटेशन, एंड दिस म्यूटेशन इज मेनली इन द नॉन कोडिंग रीजन। अब ये जो नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होगा इसकी वजह से ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन बड़ी इजीली एक्युमुलेट होता रहेगा विद इन द पॉपुलेशन, एंड दैट विल बिकम अ बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग। ये यहाँ पे जो डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म होगा ये हो गया डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म। ये वैरी करता है फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड टू द बल्क। अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें
तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हमने SNPs के नाम से जाना हुआ है, एज वेल एज बल्क में भी ये वेरिएशन पाया जाता है, बल्क में भी ये वेरिएशन पाया जाएगा। तो नॉट ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बल्कि पूरे बल्क में ये पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। एंड इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि इस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो यूज है सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक मैपिंग में भी नहीं है, बल्कि ये बनाता है बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो दूसरा यूज हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमें स्टडी ऑफ स्पेसिएशन में हेल्प करेगा, स्टडी ऑफ स्पेसिएशन एज वेल एज इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, जो आपने एवोल्यूशन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि किस तरह से एवोल्यूशन और स्पेसिएशन में हमारा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हमें हेल्प करता है। नाउ इट्स टर्न कि अब हम ये समझें कि जो टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या है। एलेक्स जैफ्रीज ने हमें किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाया था। तो अब तक तो मैंने आपके सामने पूरा का पूरा बेसिक्स बताया। नाउ